बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं रमज़ान शेख। डिस्कस करने को और कहने को बहुत से मौज़ूआत हैं। मसलन एक जो फ़ोटो लीक हुई है उसके ऊपर बात हो सकती है, मगर हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बात की जाए जो कि कंस्ट्रक्टिव हों, जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो माशी हालात है, और लेकिन चंद इशारे ऐसे हैं जो कि ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात का जो रुख है वो सुधरने की जानिब है। तो मसलन ये कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है 25 के करीब बहुत बड़े इदारों की निजकारी का। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है इस हवाले से कि इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फ़ैसला नहीं लिया है, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स इस हवाले से बड़ा हिचकिचाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस हवाले से पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस हवाले से तमाम इदारों के दरमियान कंसेंसस मौजूद है जब भी हुकूमत ने इतना बड़ा फ़ैसला किया है। और ये इदारे कौन कौन से हैं, इनकी लंबी फहरिस्त है, जिनमें PIA है, जिनमें पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं, जिनमें जितने भी बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं, और इसके अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि मुल्क की माशी हालात जो है वो सुधरने जा रहे हैं। मसलन ये कि सबसे बड़ी चीज़ कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। मौजूदा गवर्नमेंट एक इलेक्शन के नतीजे में आई है और कैबिनेट बन चुकी है, और वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, और बाहर से भी मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो इन्वेस्टमेंट टीमें हैं, सरमायाकारी की टीमें हैं, वो पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये भी एक मस्बत इशारिया है। फिर तरसीलात ज़र के अंदर इजाफ़ा हुआ है, और पाकिस्तान के जो रवां साल जा रहा है इसमें जो तरसीलात ज़र हैं वो पिछले साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर तरसीलात ज़र में और भी इजाफ़ा हो सकता है। तो ये वो इशारे हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात एक सही रुख की जानिब जा रहे हैं। और इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसे आए हुए यहाँ पे चौथा पाँचवा रोज़ है। वो हमारी जो ख़जाना की टीम है उससे मुलाकात कर रही है, उससे बातचीत कर रही है, और बहुत सारे मामलात में उसमें इत्मीनान का इजहार किया है, कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाएँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अहसन ज़िया साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हालात हाज़िरा के ऊपर उनकी गहरी नज़र होती है। अहसन ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। 25 से ज़ायद इदारों की निजकारी होने जा रही है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से बहुत रेजोल्यूट शो किया है, और निजकारी के जो वज़ीर हैं अब्दुल अलीम ख़ान, उन्होंने उन इदारों की फ़हरिस्त भी पेश कर दी है। कितना मुश्किल फ़ैसला था, और वज़ीर आज़म की तरफ से बयान कि अब तो इन इदारों की निजकारी हो के रहेगी क्योंकि इनसे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमसे ये इदारे नहीं चल रहे हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, ये निजी जो इदारे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, ये उन्हीं का काम है कि वो इदारे चलाएँ और कारोबार करें। एहसन ज़िया साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ी आपकी आवाज़ कम कम आ रही है, जरा रुक के आ रही है, लेकिन बहरहाल मुझे वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई। आप निजकारी के हवाले से बात कर रहे हैं? जी, मैं निजकारी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखें, निजकारी जो है बुरी बात नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बात भी कर रहे हैं, तो ये आज की बात नहीं है। आपको पता है कि ये पिछले कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं, आप हमें उसको बारे में सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के बेसिकली एसेट्स हैं। और अगर बात करूं फॉर एग्जांपल PIA की, तो कभी ये इदारे आपके बड़े तरक्की कर रहे थे, और अगर PIA की बात करूं जिसकी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि दुनिया की 2 और 3 बल्कि बड़ी एयरलाइंस जो है इन्होंने स्टैब्लिश की थी, और उस वक्त इनका नाम पूरी दुनिया में था। आखिर उस वक्त भी ये गवर्नमेंट के अंडर ही थी और तरक्की कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत अगर ये कहती है कि ये प्राइवेट लोगों का काम है, तो वो शायद अपनी नाअहली को कबूल कर रही है। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल जो है, ये शुरू में जब चली तो ये बड़ी तरक्की कर रही थी, बहुत सारे इदारे जो थे आपके तरक्की कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि करप्शन कम थी और अकरबा परवरी नहीं थी, और ये इदारे तरक्की कर रहे थे, और ये आज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पीआईए को डील कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी एयरलाइन बना ली। यानी ये सरकारी सतह के ऊपर तो कोई एयरलाइन चला नहीं सकते, लेकिन जब प्राइवेट चलाते हैं तो फिर वो चल जाती है। तो बुनियादी तौर पर इसके अंदर ये नहीं बात है कि जनाब जो है गवर्नमेंट चला नहीं सकती, गवर्नमेंट चला सकती है, लेकिन अगर आप इसके पीछे चले जाएं तो इन इदारों के एसेट बिलियंस ऑफ रुपीज के हैं, जिनको मंजूर नजर अफराद को या मंजूर नजर जो कंपनी है उनको औने पौने में ये बेचे जाएंगे। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो है आईएमएफ की कहानी। आप दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर भी आईएमएफ ने ये गेम की कि पहले कर्जों के बोझ के तले दबाया, और फिर रियासत की असल ताकत उसके इदारे होते हैं, जैसे पीटीवी है, जैसे आपका एयरलाइंस हैं, जैसे आपकी जो स्टील मिल्स है और बाकी इदारे रेलवे हैं। लेकिन वहां पर भी आईएमएफ के जरिए कर्जा देकर कर्जे में जकड़ने के बाद ये इदारे अपने मंजूर नजर अफराद को आईएमएफ ने बिकवा दिए। बाहर से पार्टीज आती हैं और फिर आपके एसेट्स खरीद लेते हैं, और फिर रियासत के पास कुछ नहीं बचता। जी अच्छा, तो ये आपने स्टील मिल का तज़किरा किया। पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, प्रोग्रेस कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जो कि तरक्की पजीर है, वहाँ तो लोहे की हर वक्त ज़रूरत रहती है। तो आखिर क्या वजह है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं सारी की सारी फेल हो गई स्टील मिल को चलाने के हवाले से, जबकि वो एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसी मिल है कि उसके अंदर यानी उसे तो फुर्सत ना मिले पैदावार के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो आपको पता है कि आपको हैवी मशीनरी की जरूरत है। चाइना अगर दुनिया के अंदर जो इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट के, उसके अंदर उसका एक बहुत बड़ा रोल है उसकी हैवी मशीनरी का। और हैवी मशीनरी के लिए जो अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिसके अंदर आप समझ लें स्टील है और बहुत सारे और चीज का कंपोनेंट्स जो है सारे वो इसी तरह की मिलों में बनते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान के पास ये स्टील मिल मौजूद है। और इस वक्त सूरत हाल ये कि बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इवन कील कांटे तक बनाते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हमारा बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें स्टील मिल से रॉ मटेरियल मिल सकता है, लेकिन अब चूंकि वो बंद पड़ी हुई है तो हमें वो बाहर से कई गुना महंगा बनवाना पड़ता है। स्टील मिल का मतलब यह है कि अगर वो चलती है, फाल होती है, तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री की जो मशीनरी की जरूरियात है वो पूरा कर सकती है। अब हो क्या रहा है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं उसी मशीनरी को, और बिलियंस ऑफ रुपीज हमारे एक्सपोर्ट की शक्ल में चले जाते हैं, और वो जो हमारा इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे डॉलर बाहर चले गए जी, हम डॉलर कहाँ से लेंगे। एहसन साहब, ये भी तो हमारे यहाँ एक रवैया मौजूद है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो ये समझते हैं कि चूंकि हमारी पेंशनेबल जॉब है तो अब हमारी जॉब हो गई है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम काम करें, हम मेहनत करें, जबकि उसके मुकाबले में जितना प्राइवेट सेक्टर है वहाँ इनसिक्योरिटी होती है जॉब के हवाले से। आपको डिलीवर करना पड़ता है, आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी जॉब चली जाती है, तो फिर लोग वहाँ पे डिलीवर भी करते हैं। जबकि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 12 हुकूमतें तब्दील हुई हैं, सारी जितनी सियासी जमातें हैं सब ने रूल किया है, मगर ये जो हमारे इदारे हैं इनकी सूरत हाल बिल्कुल एक जैसी चली आ रही है। सुर्ख पीता कहेंगे पाकिस्तान की, जो इसकी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी बड़ी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। देखिए, यही ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर ये इतने ही काबिल हैं, इतने ही लायक हैं, तो कम से कम कोई एक इदारा तो पाकिस्तान का जो इनके अंडर है वो तरक्की कर रहा हो। पाकिस्तान के अंदर आज भी बहुत सारे प्राइवेट इदारे आपको तरक्की करते नजर आते हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो किसी ब्यूरोक्रेट के अंडर नहीं है। अगर किसी ब्यूरोक्रेसी के अंडर होते तो उनकी भी यही हालत होती। तो जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की जो काबिलियत है वो इस समझ पर नहीं लगा रहे वो अपनी काबिलियत को कि जनाब, ये नहीं कि वो नालायक लोग हैं, काबिल लोग हैं, लेकिन वो अपनी काबिलियत को इस तरह लगाते हैं ताकि कोई चीज जो है डेवलप ही ना हो सके। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर वही कुरूने वुस्ता की तरह चलता रहे और अंग्रेज दौर जो है वो कभी ना तब्दील हो यहाँ पर। तो ये जो माइंड सेट है जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद है, और जो है कि डेवलपमेंट फंड के अंदर से बड़ी बड़ी जो करप्शन है, उसकी वजह से ये आपके जो इदारे हैं ये इस वक्त उनकी ये हालत पहुंच चुकी है। और फिर इनके पीछे भी माफियाज होती हैं जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर इन इदारों को पहले समझे के डिफॉल्ट करते हैं, उनको सत्यानाश उनका करते हैं और फिर औने पौने में खरीद लेते हैं। अच्छा, इसके हाँ जी, इस फैसले के कोई सियासी मुज़मरात भी हो सकते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त जो वादे करके आई थी इलेक्शन के दौरान, तो आपको पता है 300 यूनिट बिजली फ्री और इस तरह की बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी चंद माह के अंदर अंदर ही हमें पता चल गया कि ये जो वादे करके आए हैं ये उसके रिवर्स चल रहे हैं। ना इनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना ये कुछ और कर पा रहे हैं, और सूरत आज ये है कि ये आईएमएफ की बातें करते हैं। तो मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आईएमएफ के ऑर्डर्स के ऊपर आपने हर चीज महंगी करनी है तो इस पूरे सेटअप की इस गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। एक शख्स को इस सरकारी इदारे का क्लर्क उठाएं, उसको सेंटर में बिठा दें,
वो IMF से जो ऑर्डर है उसके मुताबिक रेट बढ़ा के सारी कौम को बता दे। इतने अरबों रुपए लगा के जी गवर्नमेंट से इलेक्शन, इसकी क्या जरूरत पड़ी हुई है? बेसिकली इन गवर्नमेंट्स को लाया इसलिए जाता है कि ठीक है IMF का प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन आपने अवाम को रिलीफ कैसे देना है? अब यहाँ तो सूरत हाल ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, वहां 3 रुपए बिजली हो गई है कि नहीं? वहां IMF कहां चला गया? वहां लोग जब बाहर निकल आए और आके उन्होंने ये सब कुछ किया, और वहां देखें रमजान साहब, जो बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां जितनी बड़ी मूवमेंट आजाद कश्मीर में हुई, जहां वो वहां पे जो अरबाब इख्तियार है उनके लिए लम्हा फिक्रिया, तो वहां पॉलिटिकल जमातों के लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में जो नून जो है फैसले कर रही है, उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक रेफरेंस है। वो ये है कि वहां आप देखें अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बनी, अननोन लोग थे उसमें और जो जो इतनी मूवमेंट चली उसमें PTI के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, नवाज लीग भी थी। वो अवामी इशू था आटे और बिजली का, और वो देखिए वहां नई एक लीडरशिप आई, उसने गवर्नमेंट को बो डाउन किया और अपने मुतालबात मनवा दिए। तो वहां, और आज भी वो सबसे ताकतवर एंटिटी बन के वहां उभरे हैं इस वक्त, तमाम पार्टियों से बढ़कर। इस वक्त आजाद कश्मीर की अवाम जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की बात सुन रही है, जिसके लोगों के बारे में तो शायद पूरे मुल्क के लोगों को पता ही नहीं लीडर कौन से हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी ये जो इदारे हैं ये सर्विस ओरिएंटेड हैं आम आदमी के लिए, ख़ास तौर पे जो भी इनसे इस्तेफादा हासिल करता है। मिसाल के तौर पे आप PIA की मिसाल ले लीजिए कि वहाँ पे आम शहरी जाते हैं, सफ़र करते हैं और एक से दूसरी जगह बर वक्त पहुँच जाते हैं। तो जब ये प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो फिर ये तो किसी और तरह से ऑपरेट किए जाएंगे, और उनका जो यानी जो प्राइवेट ऑनर्स होंगे उनका मकसद तो सिर्फ पैसा कमाना होगा। तो वो एक जो यानी जब गवर्नमेंट इन इदारों को रन कर रही होती है तो उसका जो मतमय नज़र होता है वो सर्विस पहुंचाना होता है। तो फिर जब प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो फिर तो बाकी लोग तो इससे पैसे कमाएंगे, तो फिर वो उसका जो मकसद, उसकी जो स्पिरिट है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को किस तरह से गवर्नमेंट देखेगी? बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो मुतमय नजर होता है प्राइवेट लोगों का वो महंगा करते हैं। लेकिन देखिए दुनिया भर के अंदर जो वेलफेयर स्टेट हैं, तो यहाँ जो अपनी आवाम का सोचते हैं, तो वो कुछ जो आपके शोबे हैं वो अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर शोबा जो है आपका, या एजुकेशन का शोबा जो है, अगर ये सारे के सारे आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर यहाँ तो फिर आप समझ लें कि एक आम आदमी जो है या एक आम शख्स जो है, जो उसकी कैपेसिटी नहीं है, या लोअर मिडिल क्लास आदमी है, या पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है, वो तो हर चीज से महरूम हो जाएंगे। और हैव नॉट का इतना बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाएगा कि सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली अफतरी भी आएगी, उससे बदअमनी भी होगी, उसमें लोगों के अंदर जो इत्मीनान है वो भी खत्म होगा रियासत के निज़ाम से। क्योंकि सारा कुछ जो होता है आप खरीद के नहीं होता है। स्टेट्स किस लिए बनाई जाती हैं? स्टेट्स अपनी आवाम की फलाह के लिए भी काम करते हैं। इसी तरह बहुत सारे इदारे उनके अंडर होते हैं जिनको प्राइवेटाइज करने से, क्योंकि अगर ये फर्ज किया PIA या आप करेंगे स्टील मिल प्राइवेटाइज, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये एजुकेशन की तरफ भी आ जाएंगे, ये हेल्थ की तरफ भी आ जाएंगे। तो ये अगर आप फर्ज किया, ये जो सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ करोड़ों की तादाद में हर साल लोग जो है एक सस्ता इलाज लेते हैं, और प्राइवेट में आपको पता है कि छोटा सा ऑपरेशन भी 5 से 10 लाख और 50 लाख तक चला जाता है। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की आम आदमी को इस चीज से महरूम करने की, कि वो उसको इकोनॉमी उसको बेहतर करने के लिए वो कोशिश करना चाहे तो वो ना कर सके, उसको एजुकेशन उसको भी ना मिले, उसके बच्चों को भी ना मिले, हेल्थ की फैसिलिटीज उसको ना मिले। और ये जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं वहां लोगों को बेरोजगार करने की बजाय, आपको पता है PTCL को प्राइवेटाइज करने की बातें माजी में होती रही हैं, कई कंपनियां आई भी, लेकिन कुछ ऐसे इदारे होते हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे रेलवे जो है, रेलवे की अपनी एक इंपॉर्टेंस है डिफेंस के लिहाज से। आप जब कभी कोई जंग की सूरत हाल होती है तो पूरा रेलवे जो होता है वो आपका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी मूवमेंट उसकी चलती है। अगर आप इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो आपकी तो सारी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा हसन साहब, ये IMF का वफद पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो रोज़ की बुनियाद के ऊपर हमारी माशी टीम के साथ उसकी मुलाकात होती है। वो यानी जो उसने पहले इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनकी रोशनी में पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ समतों में कदम उठाए हैं उनको वो इवेल्यूएट करता है, वो देखता है। FBR की इस्लाहात की बात हो रही है कि उसे अथॉरिटी बना दिया जाए। एक और उसने और यानी बात की है कि ये जो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसकी ओवरहॉलिंग की जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए और इसमें देखा जाए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कितना अहम है और ये कितना मुश्किल है कि फिर से यानी उसे असेस करना कि ये कौन से लोग डिज़र्व करते हैं, कौन से लोग डिज़र्व नहीं करते। इसमें एक तो आपने बेनज़ीर वाला बात की और आप एक ओवरऑल अपने बात की। देखिए IMF के कर्जे का मतलब बड़ा आसान सा मैं आपको बता देता हूँ, मजीद महंगाई और मजीद अफसरी
और अवाम की पीठों पर मजीद महंगाई के ताज़ियाने बरसने हैं। क्योंकि जब आप कर्जा लेते हैं और अपनी शराइत के साथ वो हर चीज़ महंगे करने की बात करते हैं, और ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि किसी को नहीं पता। सबसे पहले उनकी डिमांड, और उनकी डिमांड पढ़ लें, वो कहते हैं बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, ये स्लैब सिस्टम, ये सब कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए हैं? यानी दुनिया में कहीं स्लैब सिस्टम, ये सारा IMF का प्रेशर है। और IMF के करने के ऊपर फिर ये कर्जा लेकर, देखें ये जो कर्जा लेते हैं इसमें आम आदमी को कौन सा कर्जा मिलता है? आपको या मुझे उस कर्जे में क्या मिला है? ये आपके ऊपर की लीड 2% जो है वो कर्जा लेके खा जाती है और फिर पूरी कौम भुगतती है। और IMF जो है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम, जो ऐसे प्रोग्राम जहां से सब्सिडी जा रही है, यहाँ एक अलग डिबेट शुरू है कि सब्सिडी को किसी ना किसी नाम के ऊपर इसे कंट्रोल किया जाए, खत्म किया जाए और ग्रेजुअली इन चीजों को कम किया जाए। ये एक्सपेंशन नहीं होती। अगर इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो बेसिकली ये इसे कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक वक्फा और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी है। बाकायदा ऐलान नहीं किया, इसलिए कि अभी एक हफ्ता बाकी है। पाकिस्तान अपने इस फैसले को रिविजिट कर सकता है। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब ने। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने भी नाम देख लिए हैं, जिसके अंदर 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं। किस तरह से आप इस स्क्वाड को देखते हैं? देखिए जी, अभी तक ऑनेस्टली बताऊं, मैंने स्क्वाड नहीं देखा ना। फाइनली अभी PCB ने अनाउंसमेंट की है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन ये है कि जो इंग्लैंड में इस वक्त मौजूद टीम है उसमें तो जो भी है अब चले गए हैं, और जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा उतनी देर कुछ कह नहीं सकते। बेस्ट सिलेक्टरों को कॉम्बिनेशन लगा तो चले गए हैं। लेट्स सी, जब पहला T20 होगा उसके बाद जो टीम अनाउंस करेंगे वो देखते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए, वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए कंडीशन यही डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान की फेवर में है। तो लेट्स सी अब पाकिस्तान कैसे इस वर्ल्ड कप को लेके चलता है, क्या प्लान होते हैं, कैसे खेलना है आजकल की मॉडर्न डे में जैसे T20 क्रिकेट है, उस हिसाब से गेम प्लान क्या बनाते हैं। अच्छा, ओपनिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या कहेंगे? अगर साइम अयूब और रिजवान ओपनिंग करते हैं तो हमने साइम अयूब के हवाले से देखा है बारहा कि बाज़ औक़ात वो पहले ओवर में पहले ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, तो उससे प्रेशर बढ़ता है, विकेट भी नीचे गिर जाती है। देखिए, साइम अयूब नो डाउट बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और बड़ा अटैकिंग है। अटैकिंग बैट्समैन कोई भी हो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यह है कि जब वो लंबा खेल जाएगा वो डेफिनेटली मैच बिल्कुल एक साइड पे कर देगा और बड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इम्पैक्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि दिखा सकता है साइम अयूब जब सेटल हो जाए। लेकिन इस वक्त टीम में काफी मैचेस हो गए हैं, फॉर्म अच्छी नहीं है, शायद थोड़ा सा रेस्ट करवाएंगे, 1-2 मैचेस उसके बाद लेके आएंगे, शायद सोचे कुछ टाइम मिले और अपनी मेमोरीज याद करे जो उसने डोमेस्टिक में CPL में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो रिकॉल करे और देखे और अपने बैटिंग कोच के साथ काम करे तो डेफिनेटली वो फॉर्म वापस आ सकती है जो हमने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखी। झलक है, सब कुछ है, टैलेंट है, लेकिन थोड़ा सा परफॉर्म करना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये कोई आपको पता है रीजन की टीम नहीं है, डिपार्टमेंट की टीम नहीं है, ये इंटरनेशनल टीम है। ये डिमांड करती है परफॉर्मेंस, चाहे जितना मर्जी टैलेंट हो प्लेयर में, जितने मर्जी मैचेस खिलाते, जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे उतनी देर आप स्टे नहीं कर सकते। तो यही चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम को करने वाली है। थोड़ा सा रेस्ट दें, बाबर और रिजवान के साथ ओपन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका मिड ऑर्डर बैट्समैन एक सेटल हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, चाहे वो उस्मान खान हो अगर स्क्वाड का हिस्सा बनता है वर्ल्ड कप का, या मोहम्मद इरफान नियाजी ये हो। तो ये अब लेट्स सी, अब टीम मैनेजमेंट इंग्लैंड के खिलाफ क्या प्लानिंग करती है, क्या किस ओपनिंग पेयर के साथ जाती है, रिजवान और साइम के साथ ही जाती है या रिजवान और बाबर दोबारा ओपन करेंगे। अच्छा, लेकिन ये सुबह से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कि इरफान नियाजी को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है, तो इस तरह से हमारे पास जो रेगुलर या स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। देखिए, ये तो अब जब वर्ल्ड कप शुरू होगा, इंग्लैंड की सीरीज जब अनाउंस हो खेलेंगे 22 को जो मैच होगा 22 तारीख को, तो उस वक्त पता चलेगा कि बैटिंग में उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बना के अनाउंस किया है, बॉलिंग में क्या किया है, ये अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना करते हैं। लेकिन यह है कि मेरी नज़र में इरफान रिजर्व में नहीं, प्लेइंग साइड में आता है
तो ये अगर करेंगे तो काफी क्रिटिसिज्म होगा बोर्ड को भी, चेयरमैन साहब को भी, फिर सिलेक्शन कमेटी को भी, कप्तान को भी, मैनेजमेंट को भी। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, कि या फॉर्म वाला बैट्समैन बाहर बैठा रहे, रिजर्व में चला जाए, जो फॉर्म में नहीं है वो स्क्वाड का हिस्सा बने। ये तो फिर वेरी अनफेयर हो जाएगा। इरफान ने तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जबकि उसके मुकाबले में उस्मान खान की फॉर्म अच्छी नहीं थी। देखिए, ये तो होना ही होना है कि जब उस्मान खान को लेके आए हैं, आमिर को, रजवान को लेके आए हैं, ये वर्ल्ड कप तक तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। इनको ये चाहे परफॉर्म करें या ना करें, तो ये ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर ड्रॉप करेंगे तो इनके साथ भी ज्यादती होगी, और उसके बाद फिर क्या नाम है, इनके फ्यूचर के साथ भी ज्यादती होगी। फिर जो कह के लाए हैं तो उनको भी काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन तीनों को ड्रॉप करेंगे, लेकिन इरफान की भी जगह बनती है। अगर प्लानिंग के साथ बनाएं तो कंडीशन को देख के बनाएं, अपनी टीम को देखते हुए बनाएं। अच्छा, ये देखिए कि शादाब खान की पीएसएल के अंदर बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, और जैसे अब बड़ा इवेंट आने वाला है तो उसकी फॉर्म चली गई। ये क्या वजह हुई? सर, शादाब की मुझे ये बता दें, फॉर्म कब लगी हुई थी? पीएसएल के अंदर तो उसने अच्छा परफॉर्म किया था। किसमें? पीएसएल के अंदर तो शादाब की परफॉर्मेंस निस्बतन अच्छी थी। पीएसएल में तो मेरे ख्याल से काफी लड़कों की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये देखिए, एक प्रैक्टिस है, ये एक स्किल है, ये जो आप बेहतर करते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, अपनी फॉर्म गेन करते हैं। लेकिन इंटरनेशनली अभी मैंने साइम अयूब की मिसाल दी है, वहां पे डिमांड करती है परफॉर्मेंस। वहां पे इतना चांस अगर किसी और स्पिनर्स को मिला होता तो शायद इस वक्त तो टीम की रीढ़ की हड्डी बनी होती। तो मेरे ख्याल से यही चीजें हैं कि जो खत्म करनी है इंटरनेशनली, कि ताल्लुकात, यारी दोस्ती, ये साइड पे रखनी है। पाकिस्तान को पहले देखना है, पाकिस्तान की टीम को पहले देखना है कि पाकिस्तान टीम कैसे जीत सकती है। इसी तरफ मैं आना चाह रहा था कि वही सवालात, वही उंगलियां, वही तनकीद फिर से होना शुरू हो गई बाबर आजम के ऊपर, कि उन्होंने मतलब कप्तानी से हटाया गया और उसके बीच में जो वक्फा था उससे कुछ नहीं सीखा, और अब उसी तरह से उन लोगों को सपोर्ट करने लग गया है जिनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती, जो फॉर्म में नहीं है। देखिए, अभी चले एक, जैसे मैंने साइम को कहा था ना कि रेस्ट दें, वापस आए। जो टाइम मिला बाबर को, शायद उसमें उसने काफी कुछ सोचा भी है, कुछ अच्छा भी किया पीएसएल में, कप्तानी में। और ये अब डिमांड है, अगर वापस इसको कप्तान बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने, तो फिर मेरे ख्याल से अब अच्छे डिसीजन करने पड़ेंगे। और अच्छे डिसीजन नहीं करेगा तो फिर कोई और बन जाएगा, फिर चेंज कर देंगे। ये जैसे मैंने साइम की बात की है या शादाब की बात की है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये डिमांड करती है परफॉर्मेंस। तो यही बाबर के लिए भी है, किसी भी कप्तान के लिए, कि वो डिमांड करती है कि अच्छे डिसीजन ले। अपनी तो उसकी परफॉर्मेंस का कोई मैच नहीं है टीम में किसी के साथ। एज ए कप्तान जो टीम को चाहिए, लीडरशिप, डिसीजन, कंडीशन को देखते हुए टीम को खिलाना, बॉलर को कैसे यूटिलाइज करना, बैटिंग लाइनअप कैसे करनी, ये ग्राउंड के अंदर कप्तान की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फील्ड प्लेसिंग, अच्छा, हमारी फास्ट बॉलर बाबर कर सकता है। थोड़ा सा और टीम मैनेजमेंट, शायद गैरी कैस्टन आया, उससे थोड़ी हेल्प मिले, थोड़ा सोचे, कोई बात करे जो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। जैसे ग्रेट इमरान भाई तो नहीं है, आप बात कर सकते हैं, आप इंजी भाई से बात करें, यूनुस खान से बात करें, मोहम्मद हफीज से बात करें, तो मेरे ख्याल से काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। सीखने का अमल नहीं खत्म होता, आप अपने सीनियर से सीखते हैं। तो पिछले जितने कप्तान रहे हैं जिनके अंडर मैं खेल रहा हूँ, वो यही करते थे। समझ नहीं आती थी, डिसीजन नहीं अच्छे थे तो अपने बड़ों को कॉल करते थे। सही। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग ट्रायो किस तरह से होनी चाहिए? मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, या फिर हारिस रऊफ को इन किया जाए तो किसकी जगह इन किया जाए? देखिए, आमिर तो एक तो 15 से 22 नहीं हो सकता, दूसरा 11 से 22 नहीं हो सकता जी, ठीक, जैसे उसको लाए हैं। तो करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इस वक्त पाकिस्तान टीम में आप कह सकते हैं T20 के हिसाब से वेरी क्लेवर, स्किलफुल बॉलर है, तो उसको बाहर नहीं कर सकेंगे। दूसरा शाहीन है, वो भी साइड लाइन नहीं होगा, बिल्कुल रेस्ट नहीं करवाएंगे। रेस्ट करवाना होता तो आयरलैंड के मैचेस उसको 2 से 3 मैच रेस्ट करवाते, तीनों बल्कि मैच रेस्ट करवाते। इतनी दिलेरी तो है नहीं है इस मैनेजमेंट में, ना कप्तानों में, ना क्या नाम है पीसीबी में। और जहां तक तीसरे फास्ट बॉलर की बात है,
अब देखते हैं कंडीशन को देखते हुए हारिस रऊफ बेटर है या नसीम शाह। अगर देखा जाए फॉर्म की नजर से तो मेरे ख्याल से नसीम शाह की भी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है। हारिस रऊफ को ले गए हैं स्क्वाड के साथ, जहाँ पे उसको मैच फिटनेस चाहिए थी वो आपने खिलाया नहीं आयरलैंड के खिलाफ। आई डोंट नो किस माइंडसेट के साथ उसको लेके गए हैं, क्या वजह। और बच्चा पीछे मेरे ख्याल से अगर होगा तो फिर अब्बास अफरीदी भी है, उसने भी परफॉर्मेंस दी हुई है। अच्छा, हम इन दो के चक्करों में उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ना नीचे ले जाए जो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर मोहम्मद आसिफ कह रहे थे कि जो अमेरिका के अंदर विकेटें हैं उनके ऊपर बाउंस नहीं है, बॉल अमूमन नीचे रहता है, विकेट इतना फास्ट भी नहीं होता, और फिर इसके अलावा ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे ड्रॉप इन विकेटें हैं। तो आपकी भी वहाँ पे जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं, कुछ खिलाड़ी यहाँ से वहाँ चले गए, उनसे बातचीत होती रहती होगी, क्या लगता है किस तरह की विकेटें होंगी, हाई स्कोरिंग पिचेज होंगी? देखिए मैं खुद वहाँ पे था एक हफ्ता पहले और मैं वहीं से आया हूँ, देखते हुए आया हूँ। स्टेडियम बड़ा जबरदस्त बना है। जो ड्रॉपिंग पिच है वो ऑस्ट्रेलियन है, एडिलेड की। तो आप देखते होंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में मैच होता है तो वो कितना बाउंस होता है। तो वो अमेरिका की विकेटें नहीं है, ना कहीं और से मट्टी आई है, वो ड्रॉपिंग पिचें ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। तो ये आप मेक श्योर कर ले बाउंस तो होगा, घास भी होगा। लेकिन अब पाकिस्तान टीम ने अगर खेलना वहां पे तो पाकिस्तान का बड़े मैच से पहले एक मैच है यूएसए के साथ डैलस में, तो वो कैसे खेलते हैं। इंडिया के खिलाफ क्या टीम होनी चाहिए, वेदर बड़ा अच्छा होगा, टेम्परेचर 20-25 होगा और उसके बाद बाउंस मिलेगा, स्विंग मिलेगा। लेकिन अपनी बॉलिंग इस वक्त जो कंसर्न है हमारे लिए, आपके पास मेन स्पिनर नहीं है मिडल में आउट करने वाला। आयरलैंड ने हमें 190 कर दी हैं और हमारी मेन बॉलिंग में 10 ओवरों में आयरलैंड से 100 रन करवा दिए हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से कुछ अच्छी नहीं है। लेट्स सी, अल्लाह करे हमारे बॉलर्स बड़े जबरदस्त हैं, तेज भी हैं। थोड़ा सा दिन अच्छा और थोड़ा सा फोकस और बेहतर करे, रिदम बेहतर करे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इंडिया के खिलाफ जीत सकती है। लेकिन उसी सूरत पिच के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक गेम प्लान होने चाहिए। चाहे उनकी बैटिंग है इंडिया की तो हमारी बॉलिंग क्या होनी चाहिए, तो उनकी क्या नाम है बॉलिंग है तो हमारी बैटिंग क्या होनी चाहिए, हमारा गेम प्लान हो क्या होता है। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब टीवी टुडे के लिए बात करने का। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, जहां वो इंग्लैंड के साथ T20 मैचों की सीरीज़ खेलने जा रही है और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की ये आखिरी सीरीज़ है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद सलमान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। मोहम्मद सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये सीरीज़ कितनी अहम है वर्ल्ड कप से पहले? पाकिस्तान अगर जीत जाता है या इस सीरीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के कितना काम आएगा? मोहम्मद सलमान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, जहां वो T20 सीरीज खेलने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर पाकिस्तानी टीम इस सीरीज के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है तो उससे पाकिस्तान को जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ये वर्ल्ड कप में जाने के लिए कितना अहम होगा, कितना असर डालेगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि प्रिपरेशन, अभी तक की जो प्रिपरेशन है वो हम कहाँ तक पहुंची है और नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और सेकेंडली, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, जो कंडीशंस बिल्कुल अमेरिका में, यूएसए में मिलने वाली हैं, वेस्ट इंडीज में मिलने वाली हैं, वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपके इंग्लैंड के और आयरलैंड की प्रिपरेशन से। तो पहले तो इन चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम वहाँ की जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से कर रहे हैं और हमारा माइंडसेट क्या है। अभी तो हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है। हमने देखिए आयरलैंड से पिट गए हैं, तो अभी सिर्फ 3-4 मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो अब प्रेपरेशन तो जो होनी थी हो चुकी, अब तो इसी तरह से जाएंगे ना वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए, इसी वजह से मेरे ख्याल में डिसीजन लिया गया है कि साइम अयूब और आजम को रिटेन किया गया टीम में, कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है कैरिबियन लीग का, इमाद वसीम, आमिर, ये 4 बंदे ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कैरिबियन लीग का। जो मेरे ख्याल में बड़े अरसे बाद इस तरह की सिलेक्शन देखने को मिली है कि जहां पर हमने
हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाला फार्मूला अपनाया है कि जिसकी जहाँ पर परफॉर्मेंस हमने उसको सिलेक्ट किया बनस्बत इसके कि हम उन प्लेयर्स को लेके जाएं जो उस चीज़ से आशना ही ना हो। तो इस लिहाज से तो प्रिपरेशन समझ आ रही है और टीम की जो अभी तक की मैचेस हुए हैं उससे नज़र आ रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। और आईसीसी पाकिस्तान की हमेशा से परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े इवेंट्स को का जो प्रेशर है वो बड़ा अच्छा अब्जॉर्व कर लेते हैं। जहाँ तक जीतने की बात है वो हम थोड़ा सा 2009 के बाद और इवन 2017 के बाद आप कहें तो अभी तक हम आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीत सके, वो सवालिया निशान है। लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज आईसीसी के इवेंट में और ये जो अभी सिलेक्शन है इसको देखते हुए मैं काफ़ी होपफुल हूँ। तो आप फाइनल 4 में देख रहे हैं पाकिस्तान को? आज पाकिस्तान के जो हतनी स्क्वाड है उसको फाइनल कर लिया है, अनाउंस अगरचे नहीं किया है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनल जो 15 लड़के होंगे वो फाइनल कर लिए हैं, हतनी शक्ल उनको दे दी है, 24 तक पाकिस्तान उसका ऐलान कर सकता है। तो आपकी नज़र से गुजरे हैं लड़के, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सिर्फ एक जगह पे हम लैग कर रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट। वहां पर अब अगर माइंडसेट इस तरह का हुआ कि हम अबरार को जाके टेस्टिफाई करते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड कप में, तब तो समझ आती है। लेकिन जो वो डिपार्टमेंट अभी तक जो स्पेशली स्पिन का डिपार्टमेंट नजर आ रहा है वो भी मैं उससे इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि शादाब का वो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो सका पिछले 1-1.5 साल में। फ्रेंचाइज क्रिकेट में शायद वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करता हो, लेकिन वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख लें, अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप की देख लें और T20 इंटरनेशनल में देख लें, तो वो परफॉर्मेंसेज नहीं है जो एक फ्रंट लाइन स्पिनर की होनी चाहिए, जो पाकिस्तान का खासा रहा है बिल्कुल सही। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और टीवी टुडे से बात की, थैंक यू वेरी मच। और आपको बताते चलें कि आज ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान बदकिस्मती से ख़ित्ते के उन मुल्कों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा यानी ब्लड प्रेशर से मुतासरा अफराद रहते हैं। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब ने, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि किसी भी शख्स को ये कैसे पता चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये कि ब्लड प्रेशर कैसे पता चलेगा, ये तो यकीनी तौर पे जो मुआलिज है वही आपको बताते हैं, और उसके लिए एक दफा की रिस्क नहीं होती कि ब्लड प्रेशर और डिफरेंट जो है एज लिमिट्स उनके अंदर देखा जाता है कि बच्चों के अंदर इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, जवानी के अंदर इतना होना है, बुढ़ापे के अंदर इतना होना चाहिए। सो 3-4 कैटेगरीज हैं जो कि डिफाइंड है कि इतना जो है रेगुलर। लेकिन टेंटिवली हम समझते हैं कि 110 से लेके 130-40 तक, और नीचे वाला जो होता है डायस्टोलिक जिसको कहते हैं, वी एग्री के 70 से लेके 80-85 तक हो तो दैट इज कंसिडर टू बी अ नॉर्मल। अगर इससे नीचे होगा तो वो समझते हैं कि नीचे ब्लड प्रेशर है, अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर उसके दिस इज द एवरेज जो कि मैं आपके साथ ये बात जो है शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये कि एक इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, और मोर ओवर के अभी गर्मी भी आ रही है और गर्मी के अंदर बड़ा ये मसला हो जाता है कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों को अंडरलाइन होता है पता नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसकी जो बेसिक सिम्टम है ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वो तो हेडेक है कि सर के अंदर दर्द होगा, आंखों के आगे जलन आएगा या अंधेरा होगा। ये ब्लड प्रेशर की बेसिक सिम्टम होती है जिसके लिए हम समझते हैं कि इंसान को पता होना चाहिए। फिर पल्पिटेशन बढ़ सकती है, पल्स ज्यादा बढ़ सकती है, घबराहट का एहसास हो सकता है। लेकिन ये दूसरी ऐसी अलामत हैं जो कि दिल के आर्जा के लिए। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इसको कहें कि दिल का आर्जा, दिल के साथ इसका ताल्लुक तो जरूर है लेकिन इसको दिल के आर्जा की डेफिनेशन के अंदर हम नहीं डालते। ये जो है एक रूटीन में अगर एंजाइटी है उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गुस्सा आ गया इंसान को उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोई ऐसी चीज होगी अनजानी जो कि पसंद नहीं है उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, एंजाइटी होगी, किसी से आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, ऐसा कि लाइवली के अंदर या ऐसी कोई आपको खुशखबरी मिल जाती है उसके अंदर भी ऐसे चांस। सही डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। सामिन नाज़रीन, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह कीजिए, हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए टीवी टुडे। बहुत शुक्रिया देखने का।